बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत और रोज़ा में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत पर ख़ुसूसी बातचीत करते हैं, आपके मसाइल के हल जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि हम आपके साथ डेली बेसिस पर रेमेडीज़ और टिप्स भी हम शेयर करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज की हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर महविश और ख़वातीन के मसाइल के बारे पर हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर हामिला ख़वातीन के हवाले से क्या वो रोज़ा रख सकती हैं और उनके लिए क्या ग़िज़ा का उन्हें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। महविश, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महविश, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। जिस तरह से हम रमज़ान में देखते हैं हामिला ख़वातीन के लिए उन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो महविश आप क्या कहेंगी, क्या आप सजेस्ट करेंगी हामिला ख़वातीन को क्या रोज़ा रखना चाहिए और मज़ीद उनके मसाइल पर? ये देखिए, रमज़ान हर साल आता है, हर साल ये क्वेश्चन बड़ा एक टिपिकल है कि ख़वातीन को, प्रेग्नेंट ख़वातीन को रोज़ा रखना चाहिए नहीं है। नॉर्मली हर घर की ये बात है, हर घर की बात है। एग्जैक्टली। तो हमेशा हम यही कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ रोज़ा रख सकती हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, वेरी करता है कि वो किस अपनी प्रेगनेंसी के किस हिस्से में है, अर्ली प्रेगनेंसी में है, मिड में है प्रेगनेंसी के, या प्रेगनेंसी के लास्ट में है। जी डिपेंड। पहले जो 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के डिफ़िकल्ट होते हैं, आपको पता है, इसमें मतली, कैव, वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है और डिजीनेस, चक्कर आना, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है ख़वातीन को, तो उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल होता है। लेकिन ये सिम्टम्स भी हर खातून में नहीं होती, किसी खातून में सिम्टम बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी में बिल्कुल भी नहीं होती हैं और किसी में थोड़ी होती हैं। अगर वो पहले 3 माह में अंदर है, प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के अंदर हैं, तो वो अपनी कंडीशन के मुताबिक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके रोज़ा रख लें, अगर वो रख सकती हैं। लेकिन बस ये है कि अपनी डाइट बेटर रखें, अपने हाइड्रेशन को इम्प्रूव रखें, अपना ओरल इंटेक, वाटर इंटेक, सहरी और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा रखें। ऐसी डाइट लें जो हेल्दी डाइट हो। ठीक है। और बच्चे और माँ की सेहत के लिए कौन सी डाइट, क्या डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किन ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करना चाहिए? पहले 3 माह में तो बहुत ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चे की ग्रोथ के लिए, ठीक। आप थोड़ा से खुराक से भी गुजारा कर सकते हैं, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में या प्रेगनेंसी के एंड में हैं, चौथे 5वें महीने में से शुरू होता है और फिर सेकंड ट्राइमेस्टर 6ठे महीने तक ख़त्म हो जाता है, अगर आप इसके दरमियान में हैं तो फिर आपको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, ऑयली और स्पाइसी चीज़ें कम लेनी है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफ़ी और चाय वगैरह को अवॉइड करना है आपने। अपनी डाइट में सैलेड, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ के लिए। ऑयली और स्पाइसी चीज़ों का बहुत कम करें। इस दौरान जो खाने को भी कुछ दिल नहीं करता है, तो फिर उसके लिए क्या फिर अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? हम कहते हैं जो खाने को दिल करता है खा लें, लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं। ठीक है, कम मिकदार में खाना चाहिए, मिकदार में खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है। ख़वातीन इस वजह से भी कम खाती हैं, कम हेल्दी ना हो जाए, बाद में वेट गेन हो गया, उसको कम करना पड़ेगा, तो ये बड़ी तरह के मसाइल होते हैं। तो क्या सिर्फ इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हम हेल्दी ना हो जाए तो हम कम खाना शुरू कर दें, लेकिन जो आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें अकॉर्डिंगली तो वो खाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, डाइट चार्ट बना के देते हैं। ठीक है। अगर प्री प्रेगनेंसी वेट पेशेंट का बहुत ज़्यादा कम है तो हम उनसे कहते हैं आप इतने वेट गेन कर सकती हैं, 10 to 15 kg 20 kg तक भी जा सकती हैं अगर आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कम है। और अगर प्री प्रेगनेंसी वेट पहले ही ज़्यादा है तो हम उनसे कहते हैं कि हाथ रोक के खाएं, कम खाएं, ताकि आपका प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा गेन ना हो जाए। हेल्दी फूड खाएं आप, ताकि आपकी डाइट की मतलब कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और वेट गेन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा वेट गेन ना हो। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हामिला खातून को उन्हें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? बैलेंस डाइट पे। ये नहीं कि आप कहें गोश्त कीमा ही खाते जाएं और गोश्त कीमा ही खा रहे हैं। आप, हमारा मिथ है ना कि गोश्त कीमा बड़ी एनर्जी है और ताकत है, हम गोश्त कीमा ही खाएं, ऐसा नहीं है। आपने बैलेंस डाइट लेनी है, आपने वेजिटेबल्स भी लेनी है, फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, सैलेड भी ऐड करना है, गोश्त कीमा भी ऐड करना ज़रूरी है, अंडा भी, ड्राई फ्रूट्स भी, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंगली आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, जो भी चीज़ लेनी है आपने, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मतलब अपनी डाइट में सब चीज़ें ऐड करनी है। ये नहीं कि आप मीट ही खाते जा रहे हैं, प्रोटीन लेते जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करना। और वेजिटेबल है बल्क में, मतलब आपने फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, इस दौरान आपको खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर हमें कौन से विटामिन है जिनका इस्तेमाल करना चाहिए? आयरन की कमी के लिए हम आयरन रिच डाइट्स उनसे कहते हैं कि जैसे पालक है, गोश्त है, अंडा है, फ़िश है, मतलब इस तरह की डाइट लें। साथ अगर आयरन की कमी ज़्यादा है तो हम आयरन सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हैं और मल्टीविटामिन भी प्रेगनेंसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, डाइट प्रॉपर उस तरह नहीं ली जाती है, दिल नहीं करता खाने को, तो हम मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट प्रिपरेशंस में आते हैं। किस तरह से? कैल्शियम है, विटामिन सी है,
और विटामिन बी है, B1 है, B12 है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन डी है। ये सारे विटामिन जो है ना हम प्रेगनेंसी में ऐड कर जो दूध है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? कुछ ख़वातीन जो है वो फ्रेश दूध नहीं पीना पसंद करती हैं। देखिए फ्रेश मिल्क से वैसे अल्टरनेटिव कोई भी नहीं है। अगर आप फ्रेश मिल्क अगर ले सकते हैं तो बेटर है। उसमें हम कहते हैं आप मिल्क शेक बना लें, शेक बना लें। अगर आपका दिल नहीं करता आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर लें, फ्रूट ऐड कर लें, उसका मिल्क शेक बना लें। अगर कोई पाउडर मिल्क, बहुत से फार्मूला मिल्क आते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, अगर आप वो लेना चाहती हैं तो ले लें, लेकिन ये है कि प्रेफरेंस यही होती है कि आप फ्रेश मिल्क यूज़ करें और उसमें आप फिर मिल्क शेक ऐड मतलब फ्रूट ऐड कर लें। और कौन कौन से जूसेस का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जो उनको पसंद है, मतलब जो उनका दिल करता है खाने को वो खाएं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपने ये वाला फ्रूट खाना है प्रेगनेंसी में, वो वाला फ्रूट खाना है। बस कहते हैं बहुत ठंडा और तुर्श चीज़ें ना खाएं जिससे गला ख़राब हो जाए, कफ आए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी कम होगी तो अगर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, इस तरह कफ आई, फीवर हुआ, तो प्रेगनेंट लेडी की ना कंडीशन वर्स हो सकती है, इसमें हो सकती है। तो फिर इम्यून सिस्टम के लिए फिर हमें, जिस तरह से आप पहले भी बता रही थी, तो क्या इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन का भी जो हम इस्तेमाल किया जाता है? ऐड करवा देते हैं बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट लेती रहेंगी तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, प्रॉपर खाएंगी। और वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडी हैं, जो काम करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, उन्हें क्या इक़दाम करने चाहिए? उन्हें भी अपनी मील का ख्याल करना चाहिए, तो रेस्ट करना चाहिए। मतलब अपनी डाइट, अगर हम जैसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स को डाइट चार्ट देते हैं कि आपने इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे ये खाना है। अपना ऑफिस में अगर टाइम ज़्यादा है तो साथ लंच बॉक्स लेके जाएं, वहाँ से कोशिश करें वाइट से, मेस से या बाहर से ना खाएं। अपना घर होम मेड जो फूड है ना वो साथ लेके जाएं, उन मतलब फ्रूट ऐड कर लें साथ उस टाइम में, और थोड़ा रेस्ट करें साथ, ताकि प्रॉपर उनकी डाइट ली जाए। मतलब अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करें। अगर पानी पीने को दिल नहीं करता तो कोई जूस बना लें। अगर प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, तो कोई भी जूस आसानी से ले सकते हैं। फ्रेश जूस ज़्यादा यूज़ करें, पानी ज़्यादा पिएं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे वो हैं, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये मतलब अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। देखिए ख़वातीन तो बड़े सारे मसाइल लेके आती हैं। ये काम करना चाहिए प्रेगनेंसी में कि नहीं करना चाहिए, हम काम एक्सरसाइज कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, हम कितना खाएं, कौन सी मल्टीविटामिन खाएं, किस चीज़ का ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, हमें क्या क्या करना चाहिए। मतलब डिफरेंट किस्म के, हर किस पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट होती है ना। अब हम ख़वातीन कहती हैं हम कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। भाई आप 10 to 15 मिनट्स ईजिली वॉक कर सकते हैं। पेशेंट से कहते हैं कि आप वॉक ज़रूर करें प्रेगनेंसी में, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, आपका खाना डाइजेस्ट हो, आपको भूख लगे। अगर आप बैठी रहेंगी, काम नहीं करेंगी, बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं, तो खाना तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। बिल्कुल भी उठना पसंद नहीं करती, उनको लगता है प्रेगनेंसी हो गई। मिथ है ना बस, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम, एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉक नहीं करनी, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। तो हम कहते हैं जितना काम आप इजीली कर सकती हैं ना, आप उतना काम आसानी से करें, जितना नहीं होता वो ना करें। यानी इसमें काम करना ज़रूरी होता है, ओवर बर्डन नहीं करना है। ओवर बर्डन नहीं करना, जितना इजीली आप रूटीन का काम कर सकती हैं वो करनी। आप देखें पहले ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम करती थी, अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी की बढ़ने लगी है, डायबिटीज़ होने लगी है, हाइपरटेंशन होने लगी है, ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है। बहुत सारी ख़वातीन पहले ही ओवरवेट होती हैं, उनसे फिर बहुत सारे प्रेगनेंसी के मसले हो रहते हैं। उनको शुगर जल्दी हो जाती है प्रेगनेंसी में, डायबिटीज हो रहती है, हाइपरटेंशन होती है, डायबिटीज भी हो जाती है, इश्यूज हो जाते हैं होने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से। डायबिटीज क्या मसाइल लेकर आती हैं आप इस दौरान? खास तौर पर क्या जो मसाइल हम डिस्कस करती हैं आपसे आकर ख़वातीन? ज़्यादा तो काम के मसले करते हैं। हमें काम करना पड़ता है, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन सा काम हम कर सकते हैं। सफ़र कर सकते हैं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं सफ़र? आप कर सकती हैं, क्यों नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, लो लाइन प्लेसेंटा नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो आप सफ़र कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। हाँ, आप अब्रॉड जाना है या एरोप्लेन पे या फ्लाई करना है आपने, फिर वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है उसमें कि आपने फर्स्ट 5 मंथ के अंदर अंदर ही ट्रैवल कर लेना, उसके बाद फिर वो मतलब नहीं कर सकती ट्रैवल ना। तो जिन ख़वातीन में फ़ैट या विटामिन्स की कमी होती है, तो क्या उनको दिमागी असरात भी होते हैं? क्या इससे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है इस दौरान? ज़्यादा बहुत से ख्यालात भी आते हैं इस दौरान, अजीब सी कैफियत भी होती है, आपको लेथार्जी, वीकनेस फील हो सकती है, और तो दिमाग पे सच कोई इफेक्ट नहीं होता। सेकेंडली ये है कि आप नींद कितनी ज़रूरी है हामला ख़वातीन के लिए? 8-10 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है हामला ख़वातीन के लिए, बच्चे की नशोनुमा के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए भी, और उनकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि 8-10 घंटे वो मतलब अपनी प्रॉपर नींद लें। प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ को नहीं आती, वेरी करता है कंडीशन पे। तो रमज़ान में कोई क्या डाइट प्लान होना चाहिए, ये भी तो आप बताएं ना। इफ्तारी में क्या खाना चाहिए, इफ्तारी में क्या डाइट प्लान होना चाहिए?
शहरी में हम उन्हें कहते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, लस्सी वाला लस्सी दही पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और प्रोटीन रिच डाइट लें, स्पाइसी और ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें। क्या ले सकते हैं? मीट ले सकती हैं, एग मतलब मीट और एग अपनी डाइट का मतलब पोर्शन ज़रूर रखें, खाली फैट और कार्बोहाइड्रेट्स पे मत रहें। ठीक है, अपनी डाइट में दालों की फॉर्म में भी आ सकता है। जरूरी होता है फैट, क्योंकि तो कहते हैं उससे वेट गेन होता है, तो प्रेगनेंसी में तो वेट गेन होना ही होना है। अब मैंने आप जैसे पहले भी कहा कि प्री प्रेगनेंसी वेट पे डिपेंड करता है। हम उनको एक लिमिट बता देते हैं कि आप इतना वेट गेन कर सकती हैं, इतना वेट गेन नॉर्मल रेंज में आता है। इससे ज़्यादा वेट गेन करेंगी तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरीज के चांसेस कम हो जाएंगे, सी सेक्शन का रेट बढ़ जाता है ओबीस पेशेंट्स में। तो उसकी क्या वजूहत होती हैं जो खवातीन जिनमें विटामिन की कमी होती है? नहीं, विटामिन की नहीं, ओवर वेट होने की वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। अच्छा, एक्टिविटी उनकी कम होती है, जिससे उनका वेट गेन हो जाता है, तो फिर सी सेक्शन की तरफ जाता है। सी सेक्शन का बच्चा मैक्रोसोमी हो जाता है, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं, फिर सिजेरियन की तरफ पेशेंट चला जाता है आपका। एक डायबिटिक जो फीमेल है उसके लिए आप क्या देखती हैं? डिलीवरी जो है उसकी क्या बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं या एक नॉर्मल डिलीवरी के मुताबिक ही होती है जैसे एक नॉर्मल फीमेल की होती है? नॉर्मल खातून की नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह डायबिटिक प्रेगनेंसी तो नहीं होती ना। एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और एक कंट्रोल्ड डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में वेल कंट्रोल्ड है, पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में नहीं है, वो सिर्फ ओरल मतलब डाइट चार्ट से कंट्रोल करिए, वॉक से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप उसे कह सकते हैं ना, वो वॉक से कंट्रोल करिए। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं नहीं, डायबिटिक फीमेल है, फीमेल उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर मतलब डायबिटीज़ भी है वो, लेकिन वो कंट्रोल्ड है विदाउट एनी मेडिकेशन। पेशेंट ने लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया वो और डाइट चार्ट को फॉलो करिए, प्रॉपर वॉक करिए, उस हिसाब से खा रही है, तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। लेकिन अगर वो डाइट चार्ट को इग्नोर करिए। और कुछ खवातीन होते हैं जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? उन्हें सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट यूज़ करनी चाहिए, मतलब नमक और चिकनाई वाली चीज़ों से मैक्सिमम हद तक परहेज़ करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, अपने डॉक्टर से प्रॉपर रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। और जो डॉक्टर अपनी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के साथ जो पेशेंट है उनको मेडिसिन एडवाइस करते हैं, वो मेडिसिन ज़रूर लें। वो कुछ मेडिसिन, कुछ लोगों का, कुछ खवातीन का ख्याल होता है मेडिसिन खाएंगे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन सेफ होती है वही प्रिस्क्राइब की जाती हैं और वो बच्चे की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर वो पेशेंट मेडिसिन नहीं लेंगी तो वो फिर बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट करेगी, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उसकी डिलीवरी अर्ली भी करवानी पड़ सकती है, उसकी ग्रोथ में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो यही है कि आप पेशेंट को हर हाल से लिहाज से गाइड किया रहता है कि प्लीज़ अपनी मेडिसिन को इग्नोर मत करें, प्रॉपर रेगुलर चेकअप, एंटीनेटल विजिट ज़रूर करवाएं, अगर तो विद मेडिकेशन डॉक्टर को कंसल्ट करते रहें। और अगर रोज़ा भी रखना है आपने इस कंडीशन में तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद कोई डिसीजन ना लें, यानी कुछ डिसीजन नहीं अपने छोड़ दें, या आप सोशल मीडिया से एग्जैक्टली बहुत चीजें टिप्स आ रही होती है, बड़ी रेमेडी बताई जा रही होती है, तो नॉर्मली वही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस, कुछ भी जेन्युइन भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, मतलब वहाँ से नॉलेज ना लें, प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनको उनसे गाइडेंस लें, फेसबुक से या सोशल मीडिया से गाइडेंस लें। ठीक है महविश, कुछ खवातीन दिल के अमराज में मुब्तला होती हैं, उनके लिए कितनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी? जो खवातीन दिल के अमराज होती हैं उनको भी फिर उनकी प्रेगनेंसी ना मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ, केयर के साथ हम आगे लेके जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को उनकी केयर में ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। वो मतलब वो आम प्रेगनेंसी नहीं है, उसमें आपने गायनेकोलॉजिस्ट ने भी इन्वॉल्व होना है, एनेस्थीसिया। तो क्या उससे बच्चे की सेहत पर कितना इफेक्ट पड़ता है? ग्रोथ कम होती है अगर वो मेडिकेशन, ऐसी मेडिसिन ले रही हैं जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जो हार्ट के लिए ज़रूरी है लेकिन वो बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, थोड़ी बहुत ग्रोथ बच्चे की इफेक्ट होती है उसमें। तो वो फिर रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स और चेकअप के जरिए मेडिकेशन की डोज अप करके, लो करके किस तरह से उनकी प्रेगनेंसी गुजारी जाती है। विद लाइजोन क्या रहता है कार्डियोलॉजिस्ट से, कार्डियोलॉजिस्ट को आप लाइजोन में लेते हैं, उनसे मतलब वो एक हमें भी चेकअप करवा रही होती हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को भी चेकअप। इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनको मतलब प्रॉपर गाइड किया रहता है कि प्लीज़ आपने किसी छोटे सेटअप में, प्राइवेट क्लिनिक्स में डिलीवरी, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, उनकी डिलीवरी के लिए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल चूज़ किया रहता है जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हर वक्त अवेलेबल हो, सीनियर लोग अवेलेबल हो, मतलब किसी छोटा सेटअप हो, प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है या पेरीफेरी में है, मतलब किसी छोटे शहर में है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन एरियाज़ में अपनी डिलीवरी मत करवाएं। लाहौर में आ जाएं या अपने आसपास कोई जो भी उनको बिग सिटी लगता है वहाँ जाएं, अच्छे हॉस्पिटल में जाना, अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जाएं जहाँ हर तरह की फैसिलिटी है, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और रेगुलर चेकअप करवाते रहें।
ठीक है महविश, ये तो बात हम कर रहे हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आफ्टर प्रेगनेंसी आप क्या देखती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं, एक तो ब्लड की कमी के साथ साथ, तो ये जो हड्डियों के मसाइल होते हैं इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए पाकिस्तान की ना मोस्टली, पाकिस्तान एक पॉपुलस कंट्री है, ठीक है ना, हम ख़वातीन को कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करते हैं पोस्टपार्टम पीरियड में। हम कहते हैं बर्थ स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, यानी आपकी जो प्रेगनेंसी में जो आपके न्यूट्रिएंट्स और जो बच्चे जो कंजर्व हो गए हैं, कंज्यूम हो गए हैं, बच्चे में चले गए हैं, वो आप प्लीज़ उसको पूरा करें पहले। अगली प्रेगनेंसी 2 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। उनको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करते हैं, जो उनके हड्डियों के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के हैं, उनको प्रॉपर पहले एक टाइम पीरियड दें ताकि वो मैनेज हो जाए वो मसाइल। पिछली प्रेगनेंसी की जो भी कॉम्प्लिकेशन हुई हैं वो उन प्रेगनेंसी को उन कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए थोड़ा टाइम हो। बर्थ स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है। ये मतलब हमारे कितना होना चाहिए इसमें? आप 24 मंथ्स मतलब 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, ताकि खातून जो है वो अपनी पूरी कैलोरीज की कमी को पूरा कर लें। आयरन की कमी हो रहती है, कैल्शियम की कमी हो रहती है। हड्डियों के मसाइल की वजह क्या होती है? क्यों ख़वातीन को कमर दर्द जो है वो बहुत नॉर्मल रहता है, ये कॉमन है बहुत ज़्यादा? कमर दर्द हो गई, ये पेन होती है बैक में, ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। कैल्शियम इंटेक प्रॉपर नहीं है, खालिस दूध कैल्शियम की कमी की वजह से कैल्शियम की कमी की वजह से, और दूध नहीं पीती, दूध यूज़ नहीं किया जाता है, जो दूध नहीं पीती पसंद नहीं करती क्या? और इसके अलावा क्या कैल्शियम किस तरह से वो ले सकती हैं? कैसे विटामिन का इस्तेमाल कर सकती हैं? दूध की बहुत सी, खाली दूध नहीं पीती हूँ तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। देखिए दूध, खाली दूध, आप दूध से बनी बहुत सी चीज़ें हैं, खीर बन जाती है, कस्टर्ड बन जाता है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके जरिए आप कैल्शियम जो आप इंटेक कर सकते हैं। है योगर्ट है, आप योगर्ट फॉर्म में ले लें, सवैयाँ बना लें, किसी फॉर्म में दूध इस्तेमाल कर लें, कोई उसमें फ्लेवर मिल्क ऐड कर लें, फ्लेवर कोई ऐड कर लें, डिफरेंट फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप वो ऐड कर लें। और दूसरी बात है कि आप, हमारी ख़वातीन एक्सरसाइज नहीं करती। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आने लगी थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? कर सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स की आप वॉक कर सकते हैं। हम एंटीनेटल क्लासेस लेते हैं, वो जब एंटीनेटल पीरियड में पेशेंट्स आती हैं हमारे पास। ड्यूरिंग कोई थेरेपी भी होती है? ये आजकल की थेरेपी भी बहुत चली है, क्या कुछ ऐसा सिस्टम है पाकिस्तान में? फिजियोथेरेपी है, लेकिन वो तो अगर आपकी बैक पेन जो है वो रिलीव नहीं हो रही, डिलीवरी के बाद भी रिलीव नहीं हो रही, तो हम पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी जो है ये थेरेपी आप करते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम थेरेपी कोई सिस्टम ऐसा नहीं है? नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कहते हैं कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकती हैं, मतलब वॉक कर सकती हैं, अपना वेट गेन, बहुत ज़्यादा वेट गेन ना करें, जिसकी वजह से उनके लिगामेंट स्ट्रेच हों और उनके बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आए और उनका मतलब बैक एक बहुत ज़्यादा हो जाए। देखिए थोड़ी सी बैक एक तो प्रेगनेंसी में होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं बॉडी में, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। लेकिन अगर वो बहुत ओवरवेट हो जाएंगी, और ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ एक प्रेगनेंसी के मसले, तो वो उनके तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ऐसी ही उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि वो उस हिसाब से चलें, मतलब ट्रिपलेट हैं, ट्विंस हैं, उसमें डाइट भी उस हिसाब से लेनी पड़ती है, उसमें समटाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ जाती है, आयरन की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर सकते, तो वो आपको हर हिसाब से देखना पड़ता है, हर वीक पे हिसाब से, मतलब प्रेगनेंसी का कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है और उस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट क्या है। ये प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप से ही चल सकता है, पता है पेशेंट को, उनको गाइड किया रहता है प्रॉपर, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में तो किया रहता है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जैक्टली और जो यंग बच्चियां हैं उनको क्या मशवरा देंगी जिनकी अभी शादी नहीं हुई, अभी होनी है अभी, तो उन्हें क्या, किस तरह से अपने जो डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अपनी डाइट अच्छी रखें और अपनी डेली लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, अपना ठीक है, लाइफस्टाइल जो वो बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है ख़त्म हो चुका है और यकीनन हमारे नाज़रीन ने बहुत कुछ आपसे सीखा भी होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कल फिर हम हाजिर होंगे और आपके मसाइल पर हम बात करेंगे मज़ीद। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।